नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज महत्वपूर्ण खबर के साथ। 26 जनवरी से पहले दिल्ली की दहलाने की साजिश नाकाम की गई है। जहांगीरपुर इलाके से पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। आतंकियों के मोबाइल से मिले ब्लूप्रिंट से साजिश का खुलासा हुआ है। आतंकियों के पास से 3 पिस्टल और 22 कारतूस बरामद किए गए हैं और ये बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है। आतंकियों के पास से पिस्टल बरामद की गई, 22 कारतूस बरामद किए गए और ये गणतंत्र दिवस से पहले ही साजिश नाकाम की गई है। दिल्ली को दहलाने की कोशिश आतंकियों की ओर से, लेकिन जहांगीरपुर इलाके से पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया। आतंकियों के मोबाइल से मिले ब्लूप्रिंट से साजिश का खुलासा हुआ है। आतंकियों के पास से 3 पिस्टल और 22 कारतूस बरामद। 26 जनवरी जब सबसे क्रूशियल डे, जब हम गणतंत्र दिवस मना रहे होंगे, तो ऐसे में आतंकियों की कोशिश ये थी कि राजधानी दिल्ली को दहलाया जा सके और दिल्ली को दहलाने की साजिश को नाकाम किया है दिल्ली पुलिस ने। आतंकियों के मोबाइल से मिले ब्लूप्रिंट से साजिश का खुलासा हुआ है। किरण पाल सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। किरण, ये बहुत बड़ी सफलता है और यहां पर पुलिस की स्पेशल टीम ने आतंकियों को गिरफ्तार किया है। आतंकियों की क्या साजिश थी, क्या पूरा प्लान था, बताएं। कीर्ति, मैं बताऊं, जिस तरीके से 26 जनवरी आने वाली है उसको लेकर दिल्ली पुलिस सतर्क है और दिल्ली पुलिस की ये सतर्क कामयाबी में तब सफल रही है जब इन दोनों लोगों को पकड़ा गया, नौशाद और जगजीत सिंह उर्फ जग्गा को। आपको बताऊं, ये दोनों ही जो अपराधी पकड़े गए हैं, ये पहले भी काफी जघन्य अपराधों में शामिल रहे हैं। विस्फोटक अधिनियम के तहत 10 साल की सजा काट चुका है नौशाद और 2 मर्डर में ये आजीवन कारावास जो इसे मिली थी, ये उसमें भी सजा काट चुका है। जगजीत सिंह उर्फ जग्गा, जो कि उत्तराखंड का रहने वाला है, वो उत्तराखंड में एक मर्डर के अंदर शामिल था और वहां से पैरोल जंप करके फरार था। और ये दोनों ही जहांगीरपुरी के बी ब्लॉक इलाके में रह रहे थे और जो जग्गा है उसके अर्शदीप टल्ला, जो कि खालिस्तानी टास्क फोर्स का एक खूंखार आतंकी था, जो कि 2017 के बाद से भारत को छोड़ कनाडा शिफ्ट हो गया था और 2 दिन पहले ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसे आतंकी घोषित कर दिया था। जगजीत सिंह जग्गा के इस अर्शदीप से डायरेक्ट संबंध थे, जो कि इनके फोन से साफ हुए हैं। जब पुलिस ने इन्हें पकड़ा तो काफी कुछ इनके मोबाइल फोनों से बरामद हुआ। बताइए, जैसे कि पुलिस के मुताबिक कहा गया, हरकत उल अंसार नाम का जो आतंकवादी संगठन है, उससे नौशाद के संपर्क थे और वो उनका सदस्य था। और वहीं अगर जगजीत सिंह की बात करें तो वो बभिया, जो खूंखार आतंकवादी संगठन माना जाता है, वो उसके गिरोह का सदस्य था। और ये दोनों ही एक टारगेट किलिंग प्लान कर रहे थे, जो कि अर्शदीप सिंह के इशारों पर होने वाली थी। स्पेशल सेल ने जो ये कार्रवाई की है, वो जो टारगेट किलिंग का प्लान था, दिल्ली के अंदर किस तरीके से किन लोगों को मारने का प्लान था, वो हो सकता है कि किसी नेता या किसी बड़े बिजनेस टाइकून को मारने का भी प्लान हो सकता है। ये सारी जांच अभी होनी बाकी है। और आज आपको बता दूं कीर्ति कि दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने इन्हें 14 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। इस 14 दिन के रिमांड पर दिल्ली पुलिस इनसे हो सकता है काफी कुछ हासिल कर पाए और कनाडा में बैठे अर्शदीप के भी कई संबंध और कई सारे खुलासे सामने आने अभी बाकी है। और इसी के साथ साथ किरण पाल सिंह, ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि जिन आतंकियों को गिरफ्तार किया है, क्या वो जहांगीरपुर इलाके में ही रह रहे थे और रह रहे थे तो कितने समय से रह रहे थे? क्या किसी को शक नहीं हुआ इनकी गतिविधियों पर? कभी किसी ने शिकायत नहीं की पुलिस को? देखिए, ये जो दोनों ही लोग हैं, ये यहाँ पर किराए के एक मकान में रह रहे थे, परंतु इनकी जो गतिविधियां आई वो किसी भी प्रकार से इस तरीके की नहीं थी कि जो कि आपको मैं बताऊं कि ये काफी उम्र दराज थे, तो लोगों को लगता था कि ये आसपास किसी मजदूरियां किसी और अन्य काम करते होंगे और इन्होंने वहां पर किसी को बताया भी नहीं था। ये गुपचुप रहते थे दोनों ही लोग। जब हम कुछ बी ब्लॉक 1693 जहां ये लोग रहते थे, जहां से कल स्पेशल जो सेल की टीम है इन्होंने गिरफ्तार किया, वहां पूछताछ करने में पता चला कि ये लोग खास किसी से संपर्क नहीं रहते थे और जो भी कुछ खुलासा स्पेशल सेल को हुआ है वो केवल इनके फोनों से हुआ है।
बताया, जैसे कि पुलिस ने बताया कि इनके फोन से एक ब्लूप्रिंट मिला जिससे सीधे संपर्क इनके अर्शदीप से मिले और उसके अंदर कुछ ऐसे भी तथ्य थे जिससे साफ पता चल रहा था कि ये एक टारगेट किलिंग को प्लान करने वाले थे। ठीक है किरण पाल सिंह, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। और इसी के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं, बात करें अगली महत्वपूर्ण खबर की। आज उत्तर प्रदेश में विशेष दिन था क्योंकि वाराणसी के रविदास घाट से पीएम नरेंद्र मोदी ने गंगा विलास क्रूज को वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। आपको बता दें कि 51 दिन की यात्रा में क्रूज 50 जगहों से होकर के गुजरेगा, जिसमें पर्यटकों को न सिर्फ गंगा के किनारे दिखेंगे बल्कि यहाँ की संस्कृति की झलक भी देखने को मिलेगी। गंगा विलास क्रूज का उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि गंगा जी हमारे लिए जल का स्रोत नहीं है बल्कि प्राचीन काल से महान भारत भूमि की तप तपस्या की साक्षी है। भारत की स्थितियां कैसी भी रही हों, मां गंगे ने हमेशा कोटि कोटि भारतीयों को पोषित किया है, प्रेरित किया है। और इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि गंगा किनारे की पट्टी आजादी के बाद पिछड़ती चली गई। इस जगह से लाखों लोगों का गंगा किनारे से पलायन भी हुआ और इस स्थिति को बदला जाना भी जरूरी था। इसलिए हमने एक नई अप्रोच के साथ काम करना तय किया। हमने एक तरफ नमामि गंगे के माध्यम से गंगा जी की निर्मलता के लिए काम किया और वहीं दूसरी तरफ अर्थ गंगा का अभियान चलाया, यानी हमने गंगा के आसपास के राज्य में आर्थिक गतिविधियों का नया वातावरण बनाने का कदम उठाया। ये क्रूज अर्थ गंगा में अभियान को नई ताकत देगा। यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लेकर बांग्लादेश तक व्यापार कारोबार को सुगम बनाने वाला है। इसी प्रकार जेटी और रोरो फेरी टर्मिनलों का भी नेटवर्क बनाया जा रहा है। इससे आना जाना भी आसान होगा, मछुआरों को, किसानों को भी सुविधा होगी। साथियों, क्रूज हो, कार्गो शिप हो, ये ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म को तो बल देते ही है, इनकी सर्विस से जुड़ी पूरी इंडस्ट्री भी नए अवसरों का निर्माण करती है। बदलते हुए भारत को दुनिया ने देखा है। काशी ने एक नई यात्रा प्रारंभ की है। दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी, दुनिया की भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विख्यात काशी विगत 8 वर्ष में अपनी इस विरासत की धरोहर को संरक्षित रखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में एक नई काया और कलेवर के साथ वैश्विक मानचित्र पर उभरी है। आज काशी के साथ साथ उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड आदि राज्यों के लिए एक नए युग में प्रवेश करने का दिन है और मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए योगी सरकार हर संभव कोशिश कर रही है और इसी के साथ ही आज दिल्ली के ओबरॉय होटल में सभी उद्योगपतियों को न्योता दिया गया। इस दौरान यूपी सरकार में औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल नंदी ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत की। आपको सुनवाते हैं। देशों के साथ साथ देशों में भी इसका आयोजन किया जा रहा है और देखिए यहाँ पर दिल्ली के ओबरॉय होटल में आज कार्यक्रम आयोजित किया गया था। हमारे साथ नंदगोपाल नंदी जी हैं। सर, आज के प्रोग्राम को किस तरीके से देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है, अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। 2017 से 2022 तक जो उत्तर प्रदेश में काम हुए हैं, चाहे एयर कनेक्टिविटी की बात करें, चाहे रेल कनेक्टिविटी की बात करें, चाहे रोड कनेक्टिविटी की बात करें, अब तो वाटरवे भी वाराणसी से हल्दिया तक शुरू हो गया है। तो निश्चित रूप से आज पूरी दुनिया में भारत सबसे अच्छा डेस्टिनेशन बनकर के उभरा है इंडस्ट्री के लिए, निवेश के लिए। तो भारत में सबसे अच्छा डेस्टिनेशन उत्तर प्रदेश है और मल्टीनेशनल कंपनियां भी और देश के बड़े उद्योग घराने और मीडियम जो उद्योग
लगाने वाले लोग हैं वो लोग भी बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए एमओयूज कर रहे हैं। लगातार तंज कस रही है कि एक सिर्फ ड्रामा है, क्या समाजवादी पार्टी के लोग इनको नाकार दिया है प्रदेश की जनता ने। जब प्रदेश की जनता ने नाकार दिया है और वही नकारात्मक सोच आज भी उनके मन में भरी है, वो अपनी खोई हुई जमीन तलाशने के लिए इस तरह से उल्टी बातें कर रहे हैं। देखिए, ये थे नंद गोपाल नंदी जी, जिन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि जो कि आप देख रहे हैं कि ग्लोबल समिट इन्वेस्टर्स का आगाज हो चुका है। उसके बाद जो देखिए समाजवादी पार्टी लगातार तंज कस रही है, तो उसको लेकर नंद गोपाल नंदी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी सत्ता में से जा चुकी है, लेकिन इस तरह की तंजबाजी से कुछ नहीं होगा। और देखिए, यूपी में लगातार निवेश की ओर ध्यान दिया जा रहा है और आगे नई नई चीज़ें यूपी में देखने के लिए मिलेंगी। कैमरामैन हिमांशु नेगी के साथ मैं प्रिया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं और इस बीच वे राजौरी के डांगरे गांव भी जाने वाले थे, लेकिन खराब मौसम की वजह से उनका ये दौरा स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें कि जम्मू के दौरे पर पहुंचे अमित शाह ने अधिकारियों के साथ सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग की। साथ ही उन्होंने डांगरी आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिजनों से भी फोन पर बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने जल्द ही आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने और गांव की सुरक्षा का भरोसा दिलवाया है। हमारे देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब यहाँ राजौरी के ढांगरी गांव में आने वाले थे, लेकिन भारी बारिश और बर्फबारी के चलते माननीय गृह मंत्री जी का विमान राजौरी में लैंड नहीं कर पाया। बार बार कोशिशें हुई कि उनका विमान यहाँ उतरे, लेकिन मौसम की खराबी के चलते, भारी बारिश और बर्फबारी के चलते हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब यहाँ उनका विमान नहीं लैंड कर पाया। उसके बाद माननीय गृह मंत्री जी ने सभी आतंकवाद पीड़ित परिवार के लोगों से बात की। माननीय गृह मंत्री जी ने सबको कहा कि आप मेरे परिवार के मेंबर हो। ये जो दुखद त्रासदी और ये आतंकी हमला जो आपके गांव में हुआ है, ये आपका नुकसान है, ये मेरा भी नुकसान है। और माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि ढांगरी के गुनाहगारों को इस आतंकी हमले में शामिल जो आतंकवादी हैं या उनके मददगार हैं, उनको जमीन के पाताल से भी ढूंढ कर निकालेंगे और जो गुनाह उन्होंने किया है उसकी सजा बीडीसी को सक्रिय करने की कितनी ज्यादा जरूरत है? माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने कह दिया है कि सीमावर्ती क्षेत्र राजौरी पुंछ हो या जम्मू कश्मीर के तमाम बाकी क्षेत्र हों, आतंकवाद पीड़ित क्षेत्रों में वीडीसी को मजबूत किया जाएगा। आपने देखा है कि हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस ने ढांगरी के अंदर ऑटोमेटिक वेपन्स की ट्रेनिंग यहाँ के नौजवानों को, एक्स सर्विसमैन को दी है। यहाँ की महिलाएं जो हैं वो भी अब घरों से बाहर निकल के आई हैं और उन्होंने भी भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा उनको भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यहाँ महिलाएं भी वीडीसी की मेंबर्स बन रही हैं और ये एक संकेत है कि ये लोग घबराने वाले, डरने वाले नहीं हैं। शेर दिल और जिंदा दिल इंसान हैं। हम लड़ेंगे। आने वाले समय में अमित शाह जी क्या दोबारा से राजौरी का दौरा कर सकते हैं? कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में गृह मंत्री जी हों, रक्षा मंत्री जी हों, इस क्षेत्र का वो दौरा करें। हमारे देश के शरद यादव के निधन पर बिहार में एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। बिहार सरकार ने एक दिन के राष्ट्रीय शोक का बड़ा ऐलान किया है। गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में शरद यादव ने अंतिम सांसें ली हैं और शनिवार को उनके जन्म स्थान पर मध्य प्रदेश के मुंबई गांव में उनका अंतिम संस्कार होगा। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बिहार सरकार ने राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है। गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में शरद यादव ने अंतिम सांस ली। शनिवार को उनके जन्म स्थान मध्य प्रदेश के मुंबई गांव में अंतिम संस्कार होगा। शरद यादव के निधन पर राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। बिहार सरकार ने एक दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है और गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में शरद यादव ने अंतिम सांस ली है। शनिवार को उनके जन्म स्थान मध्य प्रदेश के मुंबई गांव में अंतिम संस्कार होगा।
बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। शनिवार को उनके जन्म स्थान मध्य प्रदेश के बम्बई गांव में अंतिम संस्कार होगा। शरद यादव के निधन पर बिहार में एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। बिहार सरकार ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है। और शरद यादव बीमार चल रहे थे। कल उनकी बेटी ने अपने वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट के माध्यम से जानकारी दी कि पापा नहीं रहे, और उसके बाद से ही सभी शोक में हैं कि आखिरकार कैसे शरद यादव की मृत्यु हो गई। और फोर्टिस अस्पताल में उनकी मृत्यु हुई है। गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में शरद यादव ने अंतिम सांस ली है। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव के निधन को लेकर के आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने वीडियो संदेश जारी कर दुख जताया। लालू यादव ने वीडियो के जरिए दुख जताते हुए कहा कि मैं बड़े भाई शरद जी के निधन से काफी विचलित हूं। वे प्रख्यात समाजवादी एवं स्पष्टवादी नेता थे। और वहीं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी शरद यादव के निधन पर अपनी संवेदना व्यक्त की है। के योद्धा और राजद के वरिष्ठ नेता आदरणीय शरद जी आज हमारे बीच में नहीं रहे। इस खबर को सुनकर के हम सब लोग जो है मर्माहत हैं। इस दुख की घड़ी में उनके सभी परिवार और परिजनों के प्रति हमारी संवेदना है। और माता जी से बात हुई, भाई शांतनु से बात हुई, और सभी समाजवादी विचारधारा को मानने वाले सभी योद्धा, सभी लोग उनके साथ खड़े हैं कि योद्धा शरद यादव जी बड़े भाई का मृत्यु का खबर सुन करके मैं काफ़ी विचलित हुआ हूँ, काफ़ी दुखी हूँ और काफ़ी आघात लगा है। शरद यादव जी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी और नीतीश कुमार जी और बहुत सारे नेता, हम सब लोग, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, चंद नायक कर्पूरी ठाकुर जी के सानिध्य में। पुणे की पिंपरी चिंचवाड़ स्थित मोशी में फायर ब्रिगेड के नए कार्यालय का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, ताकि मोशी, चिखली, चाकन, आलंदी और भोसरी जैसे इलाकों में आगजनी की घटना पर फौरन पहुंचा जा सके। हालांकि अब भी कार्यालय का उद्घाटन होना बाकी है। पिंपरी चिंचवाड़ महानगर पालिका में फिलहाल प्रशासक राज शुरू है और इसी वजह से इसका फायर ब्रिगेड के नए कार्यालय का उद्घाटन रोका गया है। महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम में हिस्सा लेने स्विट्जरलैंड के दौरे पर जा रहे हैं, जहां वे करीब 20 से अधिक उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान करीब 1 लाख करोड़ से अधिक के निवेश के करार होने की संभावना है। आपको बता दें कि सीएम एकनाथ शिंदे 16 और 17 जनवरी को स्विट्जरलैंड में मौजूद रहेंगे। मकर संक्रांति से पहले पतंगबाजी का क्रेज लोगों के सर चढ़कर के बोल रहा है, लेकिन इस बीच चाइनीज मांझा लोगों के लिए खतरे की वजह भी बना हुआ है। ताजा मामला पंजाब के गुरदासपुर स्थित दीवान नगर का है, जहां एक बाइक सवार चाइनीज मांझे की चपेट में आकर बुरी तरह से घायल हो गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने फौरन उसे जिले के अस्पताल में पहुंचाया। और वहीं मामले को गंभीरता से देखते हुए पुलिस ने जब छानबीन की तो एक दुकान से भारी संख्या में चाइनीज मांझा बरामद हुआ, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी दुकानदार के खिलाफ धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। और आपको बता दें कि सरकार की ओर से चाइनीज मांझे का बैन किया गया है, बावजूद इसके अवैध तरीके से चाइनीज मांझे की बिक्री जारी है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।